2015 से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। कोचिंग के पैसे मुझे उधार लेने पड़े। 2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ, कुछ मार्क्स से मेरा प्री क्वालीफाई नहीं हो पाया। फेल होने के बाद मैंने 16 का दिया, 17 का दिया और ये तीनों अटेम्प्ट मेरे खाली चले गए। हुआ नहीं, बार-बार हताशा होती थी, ऐसे लगता था कि छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं पीछे चला भी जाऊँगा तो मेरे लिए जो अवसर है वो ख़त्म ही हो जाएगा। पर अगर मैं सफल हो गया तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। 2021 में तैयारी बढ़िया थी। प्री मेंस के दोनों की तैयारी मैंने साथ लेके चली और जब तैयारी मेरी चरम पे थी, अचानक से नमस्कार, मेरा नाम है रामभजन कुमार। मैं राजस्थान के दौसा जिले में बापी गांव का निवासी हूं। हाल ही में मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अपनी दिल्ली पुलिस में हवलदार के पद पर कार्य करते हुए 8वें प्रयास में 667वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की है। ये जो मेरी जर्नी है आसान नहीं रही। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी यह चमत्कार जैसी लग रही हो, पर मुझे बिल्कुल भी चमत्कार नहीं लग रही, क्योंकि बचपन से जिन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए मैंने ये सफलता हासिल की है, वो मेरे लिए आसान तो बिल्कुल ही नहीं थी। बचपन मेरा बेहद साधारण रहा। माता-पिता मज़दूरी करते थे। दिन देखा नहीं, रात नहीं देखा। जब काम पे चले जाते थे और बचपन में मतलब उनको अवसर ही नहीं मिला कि परवरिश की जाए। जो कपड़े हैं उनके नाम पे अंडरगारमेंट्स ही मिलते थे काफ़ी टाइम तक। कई जगह तो मतलब ऐसा था कि शादी में ज़िद कर रहे हैं पर माँ-बाप दिवा ही नहीं सकते, तो फटे पैंट में ही तस्वीरें आ रही है ऐसा। तो ये महसूस किया कई बार। और जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि पैसे इतने थे नहीं, टीचर्स की भी सहानुभूति थी, तो किताबें वगैरह वहाँ से मिल जाती थी और फीस भी टीचर्स से कर देते थे एडजस्ट। उसकी एवज़ में हमें स्कूल में कुछ झाड़ू-पोछा वगैरह बच्चे जो कर लेते थे, पानी भर देते, तो फीस इससे एडजस्ट हो जाती। इस तरीके से बचपन से ही संघर्षपूर्ण चीज़ें शुरू हुई और घरवालों ने कभी जाके देखा ही नहीं स्कूल में कि पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही भरोसा किया और दूसरे घरवाले इलिटरेट थे, फैमिली में कोई पढ़ा-लिखा था ही नहीं, तो वो जानते भी नहीं थे कि क्या होता है और क्या करना चाहिए। तो 10th क्लास में जब मैं पास हुआ और फर्स्ट आया, पूरी क्लास में फर्स्ट आया, तब घरवालों को मेरा रियल नाम पता लगा जो स्कूल में होता है, कि मेरा नाम रामभजन कुमार है और घर पे वो मुझे हरभजन बुलाते थे। तो पहली बार उनका सामना हुआ कि हमारे बच्चे ने कुछ किया है। तो जब पढ़ाई के साथ-साथ मुझे भी मैनेज करना होता था अपना, कि पढ़ाई का खर्च निकालूँ, क्योंकि धीरे-धीरे खर्चे बढ़ते गए, कॉपी-किताब वगैरह भी होती है। तो मैं भी जाने लग गया अपनी मम्मी के साथ काम पे और वहाँ पे मैं पत्थर तोड़ता था। वो पत्थर ऐसे है कि वो चूना पत्थर होते थे और उनको तोड़ते वक़्त चोट लगती थी बहुत, क्योंकि उनको देखना पड़ता था ऐसे कि कैसे कहाँ से क्रैक होगा। तो छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत चोट खाता। फिर आखिर में धीरे-धीरे मैंने वो उसका ढूँढ लिया कि कौन-सा कमज़ोर पॉइंट है जहाँ ये तोड़ने से और टूट जाएगा। और ऐसा ही मैंने यूपीएससी की अपनी जर्नी में भी किया। 8 प्रयास तक मैंने लगातार प्रयास किया और वो पत्थर आखिरकार ढूँढ लिया, जहाँ से वो तोड़ने से वो टूट जाएगा, अर्थात मेरा लक्ष्य मुझे हासिल हो जाएगा। तो 2009 में जब मैंने 12th पास कर ली साथ में, और कहीं से मुझे पता लगा गाँव के दोस्तों से कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। पुलिस में जाने का मुझे शुरू से शौक था थोड़ा, गाड़ी भागते हुए देखता, फ़िल्में देखता, तो उससे लगता कि हाँ, पुलिस में जाना चाहिए। तो मैंने तैयारी की, फिज़िकल बढ़िया था और रिटन मेरा उस पार्ट से ठीक था कि अपना जो स्टडी है, जो स्कूल की शिक्षा बढ़िया हुई थी। थोड़ी गाइड वगैरह ली क्योंकि कोचिंग के पैसे नहीं थे। उससे मैंने तैयार किया और मेरा रिटन क्वालीफाई हो गया। इसके बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी क्वालीफाई हो गया। इंटरव्यू की बात मैं बताऊँ तो कपड़े तो थे नहीं, तो वैसे रंग-बिरंगे कपड़े जैसे थे वही पहन के मैं इंटरव्यू बोर्ड में आ गया। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी और ना ही कोई बताने वाला था कि इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है। तो सिपाही की जॉब मेरी शुरू हुई 2009 से और 2022 में जब मैं हेड कांस्टेबल बना, तो ये 13 साल मैंने सिपाही के रूप में ही काटे हैं। तो सिपाही की जॉब है, आसान तो बिल्कुल नहीं होती है। एकदम सबसे जो शुरुआती तौर पे बेस है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है जर्नी और एक फाउंडेशन माना जा सकता है सिपाही को, क्योंकि जनता से डील वही करते हैं सीधे, सामने वही दिखते हैं और समस्या फ़िल्टर होके जाती है ऑफ़िसर्स तक। तो सिपाहियों का जीवन भी मतलब आसान नहीं होता। 8 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी, तो जो ड्यूटीज़ का जो नेचर होता था, वो अलग-अलग ड्यूटी लगती थी। कई बार मैंने गेट पे खड़े होके संतरी ड्यूटी भी करी है और कई बार मैंने कंप्यूटर पे ड्यूटी करी है अंदर, तो उससे हेल्प मिला मुझे सीखने में भी। और अलग-अलग ड्यूटीज़ होती है, अरेंजमेंट पे भी जाना होता है, सड़क पे भी खड़े होना होता है, कई बार विकेट पे लगे आदमी आता है, बदतमीज़ी करके जाता है, लोगों को दिक्कत होती है कि हमें क्यों चेक किया जा रहा है। तो उस चीज़ से काफ़ी वो बहस करते, गालियाँ भी दे के चले जाते, फिर हम शांत रहते कि ठीक है, हमें जो हमारा काम है उस पे फ़ोकस करना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के सफ़र के साथ ही मेरी जो आकांक्षाएँ हैं, वो बढ़ने लगी। 2010 में मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी किया और तब तक मुझे यूपीएससी के बारे में पता नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। फिर मैंने डिपार्टमेंट में अपने सीनियर ऑफिसर्स को देखा, उनकी स्ट्रेंथ को देखा और जो जनता के साथ वो उनकी समस्याएँ सुलझाने के लिए जो व्यवहार करते हैं, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, तो फिर मैंने जानकारी जुटाई कि वो कैसे बनते हैं। पता लगा कि वो यूपीएससी से आते हैं और उसके लिए तैयारी करनी होती है। 2015 से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की।
मैंने एक संस्था से कोचिंग ली। कोचिंग के पैसे मुझे उधार लेने पड़े। सिपाही की नौकरी में इतना पैसा फिर भी नहीं था कि घर खर्च के साथ-साथ मैं ये सब मेंटेन कर पाता, क्योंकि इसी दौरान मेरी 2012 में शादी भी हो गई थी और पहला बेबी भी हो गया था। तो और घरवाली को भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो भी एजुकेट हो और बाद में ऐसा नहीं हो कि मैं खुद आगे बढ़ गया, वो पीछे रह जाएँ। तो ये सब के कारण मेरा खर्चा काफ़ी बढ़ गया था और तो इतना पैसा नहीं हो पाता। मैंने कहीं से उधार लिया और कोचिंग स्टार्ट की। तो कोचिंग के दौरान मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली वो पर्याप्त नहीं थी। साथ ही साथ डिपार्टमेंट में जो ड्यूटी के साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, उनकी भी काफ़ी परेशानी रही। रात में नौकरी लग रही है तो फिर दिन में नींद भी आ रही है, पढ़ना भी पड़ रहा है, कोचिंग भी जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि ड्यूटी ऐसी आ गई, अरेंजमेंट आ गया जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, तो वो एकदम से आ जाता और क्लास भी छूट जाती। इवन कोचिंग की लास्ट के 1 महीने की क्लास ही छूट गई। तो इस तरीके से चुनौतीपूर्ण माहौल में मैंने कोशिश की। डिपार्टमेंट से काफ़ी सारा सहयोग भी मिला और जैसा कि ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ लोगों के ताने भी सुनने को मिले, कहीं से ट्रांसफ़र भी कराना पड़ा। बाकी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफ़िसर्स हैं और जूनियर्स भी हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोग हैं और वर्दी के पीछे भी वही हमारे जैसे इंसान छिपे हुए हैं। उनसे मुझे भरपूर मदद मिली और उनकी वजह से मैं अपना जो ये संघर्ष है वो जारी रख पाया। 2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ, कुछ मार्क्स से मेरा प्री क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे बड़ी उदासी हुई, मैंने अपने आंसर चेक किए और लगा कि ये शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ इतना नहीं। पर मैंने तलाश किया कि मेरी क्या कमज़ोरियाँ हो सकती है, क्यों नहीं मिला मुझे? तो हमेशा एक चीज़ जिसने मुझे दिशा निर्देशित किया, मार्गदर्शन किया मेरा, वो ये थी कि मुझे ये पता होता था कि मैंने अपना 100% अभी नहीं दिया है और ये कमियाँ रही हैं। तो मेरी ज़िद ये थी कि जब तक मैं अपनी पूरी कमियों को दूर नहीं कर लूँगा, तब तक मैं ये नहीं मानूँगा कि मैं हार सकता हूँ या यूपीएससी मेरे बस का नहीं है। 2015 में पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मैंने 16 का दिया, 17 का दिया और ये तीनों अटेम्प्ट मेरे खाली चले गए, हुआ नहीं। बार-बार ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो कमी है, उसको तलाश करना चाहिए। ढूँढा, कहीं मार्गदर्शन भी नहीं मिला। फिर खुद से ही मूल्यांकन किया, बार-बार हताशा होती थी, ऐसे लगता था कि छोड़ देना चाहिए और क्या करें इसका? फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं पीछे चला भी जाऊँगा तो मेरे लिए जो अवसर है वो खत्म ही हो जाएगा। पर अगर मैं सफल हो गया तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी और मेरे साथ-साथ बहुत सारे उन लोगों की भी दुनिया बदल जाएगी जिनके लिए जो मेरी जैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो मैंने 2018 में फिर से हौसले के साथ शुरुआत करी, नए सिरे से सिलेबस का अध्ययन किया और जो कमियाँ हैं उन पे शुरुआत से ही काम किया। हमारे जो ड्यूटी है उसमें टाइम नहीं होता, तो मैंने वो जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि एकदम से अरेंजमेंट लग गया या लास्ट में छुट्टी नहीं मिलेगी, सबको अपने प्लान में शामिल किया और एक भी दिन बर्बाद किए बिना इस अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया। 2018 में मुझे प्री में सफलता मिली, पर मैंने प्री के लिए तो अच्छा प्लान बनाया, पर मेंस का मेरा प्लान अच्छा नहीं था क्योंकि कभी दिया ही नहीं था। पहली बार ही प्री क्वालीफाई हुआ और मेंस का मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेंस की। तो मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, 27 मार्क्स से मैं उसमें असफल हो गया। बड़ी निराशा हुई, लगा कि यहाँ पहुँच के फिर अब वही मार्गदर्शन का पूरा अभाव, आगे रिटर्न का कोई बता नहीं सकता, कहाँ से करना चाहिए। डिपार्टमेंट की ड्यूटी के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि खुद पढ़ो और या फिर चक्कर काट के पता करो। कोचिंग्स में जा के ऐसा कोई बताता भी नहीं है। जब डायरेक्ट लिंक होता है तो बताते हैं। सीनियर्स जो टॉपर्स हैं वो भी नहीं मिले। तो थोड़ा अपना इधर-उधर से कोशिश की, यूट्यूब पे देखा जहाँ-तहाँ से और रिटन के बारे में प्रैक्टिस शुरू की, आंसर राइटिंग शुरू की। 2018 में मेंस से मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ तो 2019 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। इस बार दुर्भाग्य से मेरा सीसेट नहीं हो पाया। सीसेट की तैयारी कमज़ोर थी और सीसेट एक क्वालीफाइंग पेपर होता है जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। वो क्वालीफाई होने के बाद ही जो मेन पेपर है वो चेक होता है। इवन मेन पेपर में मेरे कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर होते थे, 20-20 नंबर भी ज़्यादा हुए हैं। पर वो क्वालीफाई नहीं कर पाने के कारण नहीं हो पाया। फिर मैंने उसकी तैयारी की और 2020 में लगभग मुझे लगा कि ठीक है कॉन्फिडेंस आ गया 33% ले आएँगे, पर लेवल थोड़ा अप हो गया और मैं वहीं रह गया। मैंने थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया, यूपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया, तो मेरा फिर से 2020 में भी क्वालीफाई नहीं हो पाया। जब मेरा सीसेट नहीं हो रहा था बार-बार, तो मैंने वही ट्राई किया कि निराश तब हुआ जा सकता है जब हमने अपना पूरा एफर्ट्स कर लिया हो। अगर उससे पहले निराशा है तो उसे वो निराशा एक बहाना भी हो सकती है। पूरा एफर्ट्स करने के बाद फिर हम सोच सकते हैं कि ये तो किस्मत की बात है। तो हमें उस कारण की तलाश करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि 99% हम वो वजह खोज लाएँगे। नहीं खोज पा रहे हैं तो किसी की मदद ले सकते हैं जो इस फ़ील्ड का महारथी हो, मास्टर हो, वो आपको ढूँढ के बता सकता है कि आपकी ये चीज़ कमज़ोर है। ऐसा ही मैंने किया सीसेट को मुझे लगा कि ये गले की हड्डी बन गई है, इसको किए बिना तो मतलब मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो मैंने इसकी कोचिंग ली अलग से और अच्छे से प्रैक्टिस की। 2021 में तैयारी बढ़िया थी। प्री मेंस के दोनों की तैयारी मैंने साथ लेके चली और जब तैयारी मेरी चरम पे थी, अचानक से जो दुखद चीज़ है मेरे जीवन की अब तक की, वो घटित हुई। 2021 में जब मैं छुट्टी लेके और तैयारी कर रहा था घर से कुछ ही दूर, वो पापा की डेथ हो गई। और उसमें काफ़ी सारा ऐसा रोल रहा कि मैं 10 किलोमीटर दूर था। अगर मैं घर होता तो हो सकता है मैं उनको बचा सकता था क्योंकि उनको अस्थमा था और उसके लिए
ऑक्सीजन की मशीन तो मैंने घर ला रखी थी, पर कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए इन केस इमरजेंसी में। वो मैं अरेंज नहीं कर पाया और मुझे सूचना नहीं पहुँच पाई। सुबह तक वो परेशान होते रहे, सुबह जब मैं आया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद मैंने घोर निराशा का सामना किया। मुझे लगा कि जीवन अंधकारमय हो गया है, अब तो छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि यूपीएससी करके भी मैं क्या ही कर लूँगा। जिस आदमी के जीवन में मुझे उजाला लाना चाह रहा था, जिसको मैं सम्मान दिलवाना चाह रहा था, वही मेरे पिताजी रहे नहीं, तो मुझे करना ही क्या है? ड्यूटी करते वक़्त भी हर वक़्त यही निराशा हावी रहती कि अब जीवन कितना बच गया है और वो बस जीना-जीना है, उसको करना ही क्या है? तो फिर मैंने वापस से अपने आप को संतुलित करने की कोशिश की कि मैं हार जाऊँगा तो मेरे साथ-साथ जो बच्चे हैं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है कि बच्चे 9 साल के हो गए, 10 साल के हो गए और वो मेरे बिना ही जी रहे हैं। क्योंकि मैं जितना टाइम बचता ड्यूटी के बाद वो तो सारा उनको तैयारी को ही दे देता, बुक्स को दे देता। तो बच्चों को अपने बचपन में पिताजी मिले ही नहीं ठीक से। तो मुझे लगा कि मैं इनको क्या जवाब दूँगा जब ये बड़े होंगे। अभी मेरे पास कोई वजह तो होनी चाहिए। हो सकता है मैं अपना अटेम्प्ट और दूँ, तो इनको वो सब लौटा पाऊँ जो कि मैंने इनके जीवन से छीन लिया। इस तरीके से मैंने खुद को तैयार किया, वापस मोटिवेट किया। बहुत समय लगा, रातों को बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, पर अंततः मैंने अपने उस निराशा पे काबू पा लिया और मुझे लगा कि जब तक मैं ये कर नहीं लूँगा और मेरी एक मुझे लगता है कि ख़ासियत है, जैसे निराशा होती है तो और ज़्यादा जोश से मैं प्रयास करता हूँ कि ये इन परिस्थितियों से अगर जीतना है तो इनसे बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये परिस्थितियाँ हावी हो जाएगी। हावी होने के बाद तो हो सकता है ये सुसाइड की ओर ले जाए, पता नहीं कहाँ ही ले जाए, मतलब मेरा तो नियंत्रण रहेगा ही नहीं। तो मैंने कोशिश की दोबारा से और फुल प्रूफ प्लान बनाया, वही तरीका और जो कमियाँ हैं उन पे फ़ोकस की, रिस्क के लिए पहले से रखा। सीनियर ऑफ़िसर्स का भी इस बार बेहतरीन सहयोग मिला, मुझे छुट्टियाँ टाइम पे मिलती गई और मैं जब अपने 8वें प्रयास में था, मेरा प्री क्वालीफाई हो गया। प्री क्वालीफाई के बाद मुझे फिर से छुट्टी मिल गई और मैंने मेंस की तैयारी की दिल्ली में रहते हुए। रिटेन प्रैक्टिस की, इवन 2000 पेजेज़ मैंने लिखे, हाथ सूज गया। लिख-लिख के खूब सारी प्रैक्टिस की। अंग्रेजी का भी मटेरियल पढ़ा थोड़ा बहुत क्योंकि हिंदी में कई किताबें उपलब्ध नहीं हैं। और इसके बाद मेरा मेंस क्वालीफाई हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार ज़िंदगी में बहुत बड़ी मतलब इतनी सूचना जो मेरे काम की है, इतने दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, मेंस क्वालीफाई होने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने तलाश की कि मार्गदर्शन मिल जाए क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आस-पास कोई आदमी था नहीं। फिर फिरोज़ आलम सर थे, जो पहले कांस्टेबल थे मेरी ही तरह और बाद में दानिश बन गए। उनसे मैंने सहयोग लिया, वो पहले से भी सहयोग कर रहे थे, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरे जैसे लोगों की मदद कर रहे थे वो। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार कीजिए, तो उनके गाइडेंस में मैंने तैयारी शुरू की, इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ से फीडबैक लिया और प्रैक्टिस की। ये मेरे लिए आसान नहीं था, जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आता हूँ और इस दौरान मैं हेड कांस्टेबल भी बन गया था। तो इतना ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी या बोलने का ढंग, ये सब तैयार नहीं था, तो एकदम से थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। पर मॉक इंटरव्यूज़ दे के मिरर के सामने प्रैक्टिस करके और मैंने वो क्षमता हासिल की कि मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकूँ ठीक ढंग से। तो इसके बाद मैंने इंटरव्यू बोर्ड का सामना किया, मुझे अच्छे मार्क्स मिले और फाइनली वो 23 मई का वो दिन था, जब मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई, जब मेरा सिलेक्शन 667वीं रैंक के साथ यूपीएससी में हो गया। ये सफलता मुझे 8 प्रयासों में मिली है और 8 प्रयास कम नहीं होते। इस जो 8 वर्षों का जो समय है, वो मेरे लिए ठीक से आसान तो रहा नहीं। हर वक़्त ऐसे लगा कि छोड़ भी देना चाहिए, कभी दूसरे उँगली उठाते तो लगता कि क्षमता भी है कि नहीं, मूल्यांकन कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ों ने मेरा मार्गदर्शन किया। एक तो मेरा ये मानना है कि अंदर से इरादे मजबूत रखने चाहिए क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं। हो सकता है वो कभी न कभी अच्छी ज़रूर होगी, किसी के पीछे भगवान इतना पड़ा नहीं होता कि उसको बुरा ही बुरा महसूस कराएँ। तो अगर एक बार भी आपके साथ अच्छा संयोग बैठ गया और तो वो जो आपका मन का विश्वास है, जो मन की शक्ति है, मजबूत इरादा है, वो आपको ज़रूर जिता देगा। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये स्टडी के दौरान मैंने किया कि अपना जैसे कमरे का है वास्तुशास्त्र चेंज किया और मतलब पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की। हमेशा ये सोचा कि होगा या नहीं होगा, पर मुझे ये सोचना है कि मुझे करना है ज़रूर। होगा ज़रूर जब तक मेरी एक लाइन है जो मैं खुद को ही बार-बार दोहराता रहता हूँ कि आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आपको श्रद्धा हो जाए खुद में ही कि मैं डिज़र्व करता हूँ। आप में खुद में कमी लगनी ही नहीं चाहिए। आपको महसूस नहीं हो कि मैंने ये छोड़ दिया, ये चीज़ छोड़ दी और ऐसा जब भी आपको ऐसा लगे कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी तो आप खुद ही मान लो कि आपने अपना 100% दिया ही नहीं। एक बार 100% दे के देखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता नहीं भी मिलेगी तो वो सफलता से कम भी नहीं होगा जो आपको महसूस होगा।